मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे जो नेटवर्किंग कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं वो ग्लोबलाइज वर्क कर सके, इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेफरेंस मॉडल दिया था। यानी जब भी कोई नया डिवाइस अगर नेटवर्क में लॉन्च हो रहा है या नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है उसको एक रेफरेंस दिया कि वो ऐसे ही काम कर सकता है। तो OSI मॉडल है क्या, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। OSI मॉडल मीन्स टू स्टैंडर्डाइज द कम्युनिकेशन प्रोसेस, to standardize the communication process ISO given a reference model, ISO given a reference model called OSI model। मीन्स कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रेफरेंस मॉडल दिया जिसको OSI मॉडल कहते हैं। यानी ऑल ओवर वर्ल्ड हम जो ग्लोबल कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ OSI मॉडल। क्लियर? OSI मॉडल जो है इसके लिए कुछ रूल्स वर्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल ये है कि जो OSI मॉडल है ये लेयर्ड मॉडल है। मान लीजिए आपको एक 7 फ्लोर की बिल्डिंग है, आपको टेरेस पे जाना है, तो आप कहाँ से शुरू करोगे? पहले ग्राउंड फ्लोर पे जाओगे, फिर फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, फिर सेकंड फ्लोर पे जाओगे, ऐसे करते करते 7th फ्लोर तक आप जा सकते हो, ठीक है। और टेरेस पे जाने के लिए अगर वापस आपको बाहर निकलना है तो 7 6 5 4 3 2, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी OSI मॉडल लेयर्ड मॉडल है और इट कंटेन्स 7 लेयर्स। इट कंटेन्स 7 लेयर। इसके पास 7 लेयर्स हैं जिसमें आपके हर लेयर का अपना सेट ऑफ फंक्शन है और अपने सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं। These 7 layers are application, presentation, session, transport, network, data link and then physical। ये 7 लेयर्स में काम करता है। अगर एक भी लेयर अपना काम बंद कर दे तो पूरा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो एरर शो कर देगा और काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये पहली लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर, 7th लेयर। अब आप ध्यान से देखिए कि ये सीक्वेंस में ही काम करेगा। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 3rd फ्लोर की जो स्टेयर्स है वो टूट गई हैं, आप 2nd फ्लोर से सीधे 4th फ्लोर पे चले जाओ, क्या आप जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी जब डेटा जाता है यानी ट्रांसमिट होता है, दिस इज फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंड। जब डेटा ट्रांसमिट होगा तो वो एप्लीकेशन लेयर से जाएगा। अगर आपसे इंटरव्यूअर कहता है नेम द OSI लेयर फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंड, ठीक है, इसका मतलब आपको आंसर कहाँ से देना है? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर से ये नेटवर्क में जाएगा और रिसीविंग एंड पर कहाँ से आएगा? वो फिजिकल लेयर पर एंटर करता है। इसका मतलब अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है नेम द OSI लेयर फ्रॉम रिसीविंग एंड, ठीक है, तो रिसीविंग एंड कहाँ से शुरू होगा? फिजिकल लेयर से। फिजिकल लेयर उस समय पहली लेयर होगी, फिर उसके बाद डेटा लिंक लेयर होगी, फिर आपका नेटवर्क लेयर होगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर होगा, देन सेशन लेयर, आफ्टर दैट इट प्रेजेंटेशन लेयर एंड देन एप्लीकेशन लेयर। यहाँ पर भी ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से सेशन, हर लेयर अपना काम परफॉर्म कर रही है। फिर ये नेटवर्क में जा रहा है, फिर फिजिकल लेयर से अप हो रहा है। यानी हर लेयर का सेट ऑफ फंक्शन डिफाइन है, सेट
डिफाइन है, जब वो अपना काम फिनिश कर देंगे तभी वो दूसरी लेयर पर जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, दैट इज ट्रांसमिटिंग एंड इट इज रिसीविंग एंड। नेक्स्ट होता है, मैं बार बार कह रही हूँ कि हर लेयर का अपना एक फंक्शन है, मीन्स ईच लेयर हैव इट्स बाउंड्रीज, हैव सेट ऑफ फंक्शंस एंड हैव सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। सेकेंड रूल है आपका, ईच लेयर हैव सेट ऑफ फंक्शंस, set of protocols and its boundaries are defined, यानी इसकी बाउंड्रीज डिफाइन है कि ये कहाँ तक फंक्शन कर सकता है। एंड आफ्टर दैट जब इसका काम फिनिश हो जाता है, मीन्स द आउटपुट ऑफ द लेयर, आउटपुट ऑफ द ईच लेयर is called PDU. PDU means Protocol Data Unit. ये भी इंटरव्यू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज PDU, यानी आपको पता होना चाहिए द आउटपुट ऑफ ईच OSI लेयर इज नेम एज द PDU। हर लेयर के आउटपुट का एक अलग अलग नाम दिया गया है और उस आउटपुट को ही हम क्या कहते हैं? PDU कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसके बाद थर्ड रूल क्या कहा गया? थर्ड रूल ये कहा गया कि आउटपुट ऑफ द फर्स्ट लेयर, आउटपुट ऑफ द फर्स्ट लेयर इज इनपुट ऑफ नेक्स्ट लेयर। मतलब जो एक लेयर से आउटपुट निकलेगा वही नेक्स्ट लेयर का इनपुट हो सकता है। जस्ट एज्यूम करिए कि आप अपने सिटी से एक लेटर आप लेटर बॉक्स में डालते हैं और वो किसी अदर कंट्री के अदर स्टेट में अदर सिटी में जाना है, राइट? तो सबसे पहले वो आपके सिटी के पोस्ट ऑफिस पे जाएगा, वहाँ का स्टैंप लगेगा, वहाँ से निकल के वो स्टेट पे जाएगा, वहाँ का स्टैंप लगेगा, वहाँ से वो कंट्री के पास, कंट्री से दूसरी कंट्री के पास, यानी यहाँ पे हर स्टेट अपना स्टैंप लगा रही है, यानी वो ये कंप्लीट कर रही है कि उसने इसको पूरा चेक किया है, अपना फंक्शन कंप्लीट किया, अब ये आगे प्रोसेस करने के लिए एलिजिबल है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, एप्लीकेशन लेयर ने अपना फंक्शन अपने सेट ऑफ प्रोटोकॉल से अपना काम किया और अपना हेडर अटैच कर दिया। ठीक है, यानी इसने अपना स्टैंप लगा दिया कि ये काम कंप्लीट हो गया। जब इसने सक्सेसफुली अपना काम कंप्लीट कर दिया, देन इट इज इनपुट टू द प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के पास सेम डेटा आया, इसने अपना फंक्शन कंप्लीट करने के बाद वो हेडर अटैच कर दिया। नाउ इट इज कम टू द सेशन लेयर। सेशन लेयर का हेडर अटैच हुआ, फिर ये नेटवर्क लेयर के पास आया, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आया, ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर अटैच हुआ। Now it come to the network layer. नेटवर्क लेयर का हेडर अटैच हुआ, अगेन इट कम टू द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का हेडर अटैच हुआ और फिर ये फिजिकल लेयर के पास आया। फिजिकल लेयर ने अपना हेडर अटैच करने के बाद इसको नेटवर्क में मूव कर दिया। ठीक है, अब नेटवर्क में मूव करने के बाद रिसीविंग एंड पर मैंने आपसे कहा कि पहली लेयर फिजिकल लेयर होगी, तो यहाँ पर फिजिकल लेयर ने क्या किया, सबसे पहले अपना फंक्शन चेक किया कि मेरा फंक्शन प्रॉपर है कि नहीं, डेटा प्रॉपर है। उसने हेडर को क्या किया, रिमूव किया। जैसे ही फिजिकल लेयर का हेडर रिमूव हो गया, क्या बच गया, डेटा लिंक लेयर तक का हेडर बचा। डेटा लिंक लेयर ने अपना फंक्शन चेक किया और इस हेडर को रिमूव कर दिया। अब बच गया नेटवर्क लेयर का। इस तरह से रिसीविंग एंड पर ये हेडर रिमूव होते गए और रिमूव होते होते जो बाद में बचा वो आपका प्रॉपर केवल डेटा था। जो डेटा यहाँ से चला था वो डेटा हमारे यूजर को एज इट इज मिल गया। That is the actual process, but is shown like that। एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे अटैच हो रहा है, यहाँ पे रिमूव हो रहा है, यहाँ पे अटैच हो रहा है, यहाँ पे रिमूव।
तो ऐसा लगता है कि हर लेयर अपने पैरेलल में काम कर रही है। क्लियर? ओके, दैट इज द आउटपुट एंड इनपुट। नेक्स्ट, अगर मैं एप्लीकेशन लेयर, ये सारी लेयर्स देखूं तो मैं इसको कंबाइनली कह सकती हूँ एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। सीक्वेंस में याद करने में अगर कभी प्रॉब्लम हो तो इसको कह सकते हैं प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस, याद रहेगा सीक्वेंस में। ठीक है, तो सेल्स पर्सन की कभी एडवाइस नहीं लेनी चाहिए, वो हमेशा अपना ही फायदा देखता है ना, तो अपने दिमाग से सोचना चाहिए, प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस। अब अगर हम इन 7 लेयर्स को देखें तो ऊपर की 7 लेयर्स, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, इट वर्क फॉर द डेटा, ये डेटा के लिए काम करती है। ठीक इसी तरह अगर नीचे की 3 लेयर की हम बात करें तो नीचे की 3 लेयर काम करती है कम्युनिकेशन के लिए, और अगर बीच की ये एक लेयर देखें तो ये थोड़ा काम डेटा के लिए करती है और थोड़ा काम कम्युनिकेशन के लिए करती है। जो डेटा के लिए काम कर रहा है उसको हम अपर लेयर कहते हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए काम कर रहा है उसको हम लोअर लेयर कहते हैं, और जो ये बीच का लेयर है ये डेटा और कम्युनिकेशन दोनों के लिए काम कर रहा है, इसलिए हम इसको ब्रिज लेयर कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, याद रखिएगा कि आपके जितने भी डिवाइस काम करेंगे वो इन्हीं 3 डिवाइसेस पे काम करते हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो सिस्को हायरार्की मॉडल में भी केवल 3 लेयर ही होती है, ये लास्ट की 3 लेयर्स पे डिवाइसेस काम करते हैं। अभी हम देखेंगे किस लेयर पे कौन सा डिवाइस काम करता है और क्यों काम करता है। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर हम OSI मॉडल का पूरा चार्ट देखना चाहते हैं, अगर हम OSI मॉडल का पूरा चार्ट देखना चाहते हैं तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि जो हर OSI लेयर है उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, उसके प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं, उसके ऊपर डिवाइसेस कौन से काम करते हैं, हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और हर लेयर का PDU क्या होता है। देखिए, मैं चार्ट दिखाती हूँ।